अरे राजीव, कहाँ से आ रहे हो तुम? कॉलेज गया था। तुम क्यों नहीं गए आज? अरे तुमको तो पता ही है घर के बारे में। क्या हो गया? कुछ सब ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा सर्दी का कपड़ा है, उसका मरम्मत कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा कढ़ाई बुनाई कर रहे हैं लोग, स्वेटर वेटर पे। अरे वाह, तुम्हें तो हस्तशिल्प में बहुत रुचि है। तो तुम हस्तशिल्प को व्यवसाय क्यों नहीं बना लेती? अरे कहाँ, कोई जानकारी रहेगी तब तो, ऐसे घर में बैठ के बना रहे हैं लोग। अरे हस्तशिल्प में बहुत सारे विभाग है और इसमें बहुत सारी ये हैं सुविधाएं हैं जिसको तुम बना के व्यवसाय कर सकती हो। और अभी तो हस्तशिल्प सप्ताह भी आ रहा है। ये हस्तशिल्प सप्ताह के बारे में ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ ये 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, जिसमें क्रेता विक्रेता और जिन्हें भी अपना प्रदर्शन करना रहता है वो करते हैं, और सरकार और राष्ट्र द्वारा इसमें अवार्ड भी दिए जाते हैं। अच्छा, तो इसमें तुम तो इसकी पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी? हस्तशिल्प के बारे में मुझे तो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मैं किन्हीं को जानता हूँ, मुकेश कुमार जी को। वो वस्त्र मंत्रालय में सहायक निदेशक है, तो मैं उनके पास तुम्हें ले चलता हूँ। तुम हस्तशिल्प के बारे में जान लेना, और उसमें किस कला में, हस्तशिल्प में तुम्हें किस विभाग में रुचि है, सबके बारे में जान लेना। पूरी जानकारी सर बता दो। पूरी जानकारी, और उसे तुम अपना व्यवसाय बना के तुम इससे इनकम का भी स्रोत बना सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करो ना, हम सर को लेके आते हैं बगीचे में, तुम वहीं पहुँचो, हम दोनों वहीं मिलते हैं, ठीक है? तुम चलो, सर को लेके बैठो, हम गेट बंद करके आते हैं। चलो, मैं लेके ठीक है। पहुँचता हूँ, तुम आओ। ठीक। ठीक है सर, हमारी बहन है, बड़ी बहन है निभा, वो कढ़ाई बुनाई करती है, उसको हस्तशिल्प में विशेष रुचि है। अब उसको इसके बारे में जानना था, बुलाया हमने उसे, वो आ ही रही होगी। आप उसको थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम दीदी, प्रणाम। जी, सर यही है। सर यही है, सर है मुकेश कुमार जी, सहायक निदेशक हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार। आप उनको हस्तशिल्प के बारे में पूछना था ना, आपको जितना जानकारी है सर से ले लीजिए। जी जी सर, प्रणाम। सर ये जानना था कि हस्तशिल्प है क्या? देखिए, हस्तशिल्प जैसा कि नाम से है, हस्त और शिल्प दो शब्दों से बना है। जी। तो हस्त का मतलब हाथ है, आप लोग समझते हैं, और हाथ से बना हुआ सामान। लेकिन हाथ से बना हुआ सामान ऐसा हो जो आर्टिस्टिक हो, जिसकी सुंदरता हो, जिसको घर में हम लोग सजाने के काम में रख सकते हैं, और यूटिलिटी मतलब हम उसको प्रयोग में, अपने दिनचर्या के प्रयोग में भी कर सकते हैं। ये सारी विशेषताएं उसमें होना चाहिए। डेकोरेटिव हो, यूटिलिटी प्रोडक्ट हो, और खास करके जो पर्यावरण के अनुकूल रॉ मटेरियल हो, उससे उसका निर्माण हो रहा हो। तो ऐसे चीज़ों को हम हस्तशिल्प के अंतर्गत रखते हैं। और ये हमारे गांव में खास करके जो ग्रामीण माताएं बहनें हैं, उनके लिए एक रोजगार को एक साधन उपलब्ध कराने में भी बहुत इसकी बड़ी भूमिका रही है। आप ये जानते भी होंगे कि एग्रीकल्चर के बाद हस्तशिल्प जो है सबसे अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है भारत में आज के दिन में। तो सर ये हस्तशिल्प में आता क्या क्या है? जी, हस्तशिल्प में जैसे मैंने गांव से ही अगर शुरू करें तो आप देखते होंगे मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन एक सामान्य बर्तन होता है जो ज़्यादातर लोग बनाते हैं, लेकिन उसी बर्तन में कुछ अगर आर्टिस्टिक हम कर देते हैं, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, डिजाइन उसमें कुछ कर देते हैं, तो हस्तशिल्प में आ जाता है। बांस की बात अगर हम करें तो बांस के उत्पाद, बांस में टोकरी बनाते थे, लेकिन आज देख रहे हैं हमारे पास जो सामान रखे हुए हैं ये बांस के बने हुए हैं, लेकिन टोकरी से अलग है। इसको हम घर में सजाने के रूप में कर सकते हैं, कहीं किसी को गिफ्ट देने के में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप कपड़े पे देखते होंगे कसीदाकारी का काम जो माताएं बहनें गांव में करती हैं, वो कसीदाकारी का काम, एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है, वो भी हमारे हस्तशिल्प में आता है। साथ ही साथ पुआल, सिक्की, जो गांव घर में काफ़ी बहुतायत में हमें मौजूद रहता है, तो ये सब भी हम लोग प्रयोग में करते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। जरी का काम, जरदोजी का काम, मिट्टी का काम, सिक्की का काम, बांस का काम, ठीक है, ये जितना भी चीज़ें हैं, ये सब पे जो वैल्यू एडिशन हम लोग करते हैं, जिससे उसकी सुंदरता बढ़े, लोग प्रयोग में रखें, इन सभी चीज़ों को हस्तशिल्प के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। लकड़ी में, पत्थर में, सारे चीज़ भी कवर होते हैं। सर आपने बताया इन सब चीज़ों के बारे में, अगर इसको किसी चीज़ में किसी लोग को रुचि हो तो वो इससे कैसे जुड़े? जी, ऐसा है कि हमारा कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है। इसमें है कि नए लोगों का, जैसे निभा जी को रुचि है, इनके साथ इनके गांव में बहुत सारी इनके सहेलियों की रुचि होंगी, तो उन लोगों को एक हम पहले जाके उस गांव में सर्वे करते हैं कि कितने लोग हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण देते हैं
जैसे जिनकी रुचि जिसमें है, जैसे बांस के काम करने वाले अधिक लोग हैं, मिट्टी के काम है या एम्ब्रॉयडरी का काम करने वाले हैं, तो उन लोगों का एक ग्रुप बना करके 30 लोगों को 20 लोगों का ग्रुप होता है हमारे यहाँ, तो उनको प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर कोई दूसरे काम में भी पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा वो काम छूट जाएगा। आप हमारे प्रशिक्षण में आते हैं तो जितने भी लाभार्थी हैं या प्रशिक्षणार्थी हैं उनको 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको हम कंपनसेशन देते हैं, ताकि वो बिना किसी चिंता फिक्र के प्रशिक्षण अच्छे से ले। उनको ये चिंता नहीं रहे कि मेरा घर कहाँ से चलेगा, मेरा जीविकोपार्जन का साधन तो दूसरा था। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने 300 रुपया प्रतिदिन के रूप में उनको क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान रखा है। और उसके अलावे जो अच्छे उस शिल्प में जो राज्य पुरस्कृत या नेशनल लेवल के जो आर्टिस्ट होते हैं उनसे प्रशिक्षण दिलाने का होता है। रॉ मटेरियल जितना खर्च होता है वो सब सरकार देती है। आपको अपना 6 से 8 घंटा का जो अवधि होता है उस अवधि में आप अपना प्रशिक्षण लीजिए, अपने घर जाइए, आपको प्रमाण पत्र भी मिलेंगे और आपको स्टाइपेंड के रूप में जो हम कंपनसेशन की बात कर रहे थे वो भी मिलता है, ताकि लोग एकदम ओपन माइंड से इसको सीखें और इस पर अच्छा खासा समय दें। सीखने के बाद जब आप सीख लिए तो हो सकता है कि ये तो बेसिक ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको गुरु शिष्य हासिल प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग बोलते हैं। उसके बाद होगा थोड़ा एडवांस, जिसमें और क्या क्या प्रोडक्ट, एक तो हुआ काम करना जान गए, अब हुआ कि काम में और क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी हो सकता है। दूसरी बात कि नया मार्केट में क्या फैशन में है, तो उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो उसमें एक डिजाइन वर्कशॉप की बात है, जिसमें निफ्ट से पढ़े हुए ग्रेजुएट लड़के जो फैशन की पढ़ाई किया है, एक्सेसरी डिजाइन का पढ़ाई किया है, वो बच्चे भी गांव में आपके साथ रहेंगे, एक प्रशिक्षक रहेंगे और फिर दोबारा आपको जो डिजाइन वर्कशॉप में डिजाइन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि आप अच्छे डिजाइन और कंटेम्प्रेरी डिजाइन जो मार्केट में आजकल प्रचलन में है उसका बनाना आप लोग सीखें। सर, जो गांव की महिलाएं हैं ट्रेनिंग तो ले ली, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन जो वो सामान बनाएंगी उसको सेल कहाँ करेंगी? देखिए, सेल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा प्रदर्शनी काफ़ी लगाई जा रही है। तो उस प्रदर्शनी में गांधी शिल्प बाजार, क्राफ्ट बाजार, प्रदर्शनी, ये सारा का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता रहता है। अभी इस मंथ की हम अगर बात करें तो इस मंथ में भी 23 मार्च से पटना के गांधी मैदान में ही हमारा गांधी शिल्प बाजार का आयोजन होने जा रहा है। इसमें जितने भी शिल्पकार उसमें भाग लेते हैं वो भारत के अलग अलग कोने से होते हैं। उनका यहाँ पे आने जाने का उनका भाड़ा, उनका डीए प्रतिदिन 500 रुपया प्रतिदिन का डीए और निःशुल्क स्टॉल का आवंटन होता है, ताकि वो अपना सामान बेच के जा सकते हैं। सर, उसमें जुड़ने के लिए कोई प्रक्रिया? हाँ, जुड़ने के लिए जो प्रशिक्षण की बात हमने किया, जिस समय आपकी पहचान हम करेंगे उसी समय आपको एक पहचान कार्ड हमारे विभाग के द्वारा दिया जाएगा, जिसको शिल्पी पहचान कार्ड हम लोग बोलते हैं। वही आपकी पहचान है। उस कार्ड बन जाने के बाद जितनी भी योजनाएं हैं हमारे विभाग की, वो सबका लाभ आप ले सकते हैं, चाहे बाजार में जाना हो, चाहे आपको प्रशिक्षण लेना हो। साथ ही साथ प्रशिक्षण के बाद जैसे इसको बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टूल की ज़रूरत होती है, तो वो टूल भी टूल किट के माध्यम से हम आप लोगों को, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, उनको निःशुल्क वितरण भी हम लोग करते हैं। साथ ही साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जैसे गांव में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थिति नहीं है, लोग अपने घर में काम नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे गाँव में एक बिल्डिंग जिसमें लोग डिस्प्ले कर सके प्रोग्राम, मतलब अपने सामान को वहाँ बैठ के काम कर सके। वहाँ कोई आपसे मिलने आ रहा है तो हो सकता है आपके घर में अच्छी व्यवस्था नहीं हो, कोई बायर, तो वहाँ बायर से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं। मतलब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटी हम लोग अवेलेबल कराते हैं, जहाँ आप सामान बना सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, डिजाइन का असिस्टेंस ले सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं। तो ऐसा ही बिहार में लगभग 10 बन चुका है अभी तक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। सर, ये हस्तशिल्प सप्ताह है क्या? देखिए, हस्तशिल्प सप्ताह प्रत्येक साल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच हम लोग आयोजित करते हैं। इसका मुख्य होता है कि लोगों में एक जागरूकता हो हस्तशिल्प के प्रति। जागरूकता का मतलब केवल बनाने वाले में नहीं, जागरूकता भी दो तरफ से हम लोग देखते हैं। एक तो हमारे जो लोग हैं जो जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो हस्तशिल्प के माध्यम से रोज़गार ले सकते हैं। तो इसके लिए लोगों में एक जागरूकता हो कि नहीं, ये हमारे रोज़गार के साधन के रूप में हो सकता है। नंबर 2, जो लोग खरीदार हैं उनके लिए भी एक जागरूकता है कि वो ये चीज़ उनके गांव का, उनके समाज का, उनके देश का बना हुआ है, तो इसकी जो बिक्री होगी, इससे जो पैसा आएगा वो हमारे गांव और समाज में आएगा और
हमारा जो आर्थिक स्थिति है देश की वो काफ़ी समृद्ध होगा। अगर हम कोई फॉरेन की प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने यहाँ तो उसमें पैसा का कुछ हिस्सा विदेश भी जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये हमारे देश का है, स्वदेशी जिसको कहते हैं, स्वदेशी जो प्रोडक्ट की बात करते हैं वो है हमारे यहाँ के लोगों को है। तो इसमें कोई भी पैसा हमारे देश से बाहर नहीं जाता है। तो खरीदने वाले और बनाने वाले दोनों के लिए अच्छा है, जो हम एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सहायक होता है। इसीलिए हस्तशिल्प सप्ताह के माध्यम से हम लोगों के बीच में एक जागरूकता रखने का प्रयास करते हैं। सर आपने बताया था ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, ये कैसे सर बता सकते हैं आप? अभी देखिए यहाँ भी देखें, हम स्टेट की भी बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि प्लास्टिक बैन किया है। आपने देखा होगा। तो प्लास्टिक के बैन होने के बाद जो भी चीज़ें हैं, जैसे किसी को देना है, आप लोग क्या पहले डब्बा प्लास्टिक का यूज करते हैं। जी सही बोल। इवन की रोटी रखने के लिए, इवन की मिठाई या कोई गिफ्ट देने के लिए, इवन हनुमान मंदिर में भी हमारी बात चल रही है, वहाँ नैवेद्यम हो सकता है इसमें कुछ दिन में आने लगे। तो ये सब चीज़ें इको फ्रेंडली है और ऐसा ही नहीं, मजबूत भी है, लंबे समय तक चल सकता है। किस चीज़ का बना है? ये बांस का बना है जी। ये बांस का बना हुआ है। अच्छा। आप इसको भी देख सकते हैं जी। जो हमारे यहाँ मिथिला पेंटिंग काफ़ी फेमस है जी। बाहर से कोई अतिथि आते हैं, हम फ्रेम करा के देते हैं, उनको ले जाने में सुविधा होती है। तो इसके लिए डेवलप कराया गया है ताकि मिथिला पेंटिंग भी इसमें रख सके, सर्टिफिकेट्स रख सके, कोई चीज़ रख के किसी को हम गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। इवन कि सब्जी उब्जी लाने के लिए अगर हम जाते हैं तो ये एक इसमें सारा सब्जी उब्जी भी हम इसमें ऐसे हम ले आ सकते हैं, ताकि बाजार में पॉलीथीन या प्लास्टिक का झोला बैग इस सब का हमको प्रयोग न करना पड़े। तो जो भी हमारा हस्तशिल्प है, ये भी देखते होंगे लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जनरली क्या होता है, प्लास्टिक का लगा रहता है, तो इसको भी लाइटनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे चीज़ हैं जो बांस के बने हैं। रॉ मटेरियल गांव में आसानी से अवेलेबल है और पर्यावरण पे कोई प्रतिकूल असर इसका नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमारे पर्यावरण के संरक्षण में भी इसका काफ़ी योगदान है। इवन कि डस्टबिन सिक्की का देखिए, सिक्की का बना हुआ है। तो सिक्की में भी ये सारा ये फ्लावर बास्केट के तौर पे यूज होता है या किसी को गिफ्ट देने में यूज करते हैं। इवन कि कार्यालय प्रयोग में डस्टबिन का बड़ा आजकल रहता है हर जगह। तो डस्टबिन भी हम लोग इसका डेवलप करवाए हैं। मतलब जितना चीज़ आप प्रयोग में लाते हैं घर में, ऑफिस में, उन सब चीज़ों को हम लोग बांस में, सिक्की में डेवलप कराने के लिए प्रयासरत हैं। सर तो नए जो अभी युवा है या फिर कलाकार है जो इस पे जुड़ना चाहते हैं, तो वो इससे कैसे सही माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप ये बताइए। देखिए, पहली बात तो एक जो एंटरप्रेनर है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ किसी एक ग्रुप को हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो उनके लिए प्रोड्यूसर हो गए, वो बनाएंगे, उसका मार्केटिंग वो खुद से भी कर सकते हैं या कोई युवा जो इससे जुड़ना चाहते हैं तो उनके माध्यम से कर सकते हैं। बात पूंजी की रही तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी इसमें पूंजी का उनको बैंक से लोन लेने का प्रावधान है, जिसमें 6%, जैसे कोई सामान्य आदमी भी ले सकता है मुद्रा योजना में, लेकिन जो हमारे कार्ड धारक जो हस्तशिल्प के कार्ड रखे हैं उनको ब्याज में 6% की छूट देने की व्यवस्था है। जितना ब्याज बैंक लेता है उसमें 6% ब्याज जो है सरकार उनको वापस करती है इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम में। तो पूंजी भी उनको मिल सकता है। तो कोई युवा पूंजी लेकर भी इस कार्यक्रम को, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसकी सहायता करेगा। सर आपके द्वारा जो हस्तशिल्प का कार्ड प्राप्त होता है यहाँ के कलाकारों को, ये कैसे मिलता है उन्हें? उसके लिए उनको निःशुल्क है, बिल्कुल ही निःशुल्क है। उनका एक कलर फोटो, एक आधार कार्ड की छाया प्रति और एक उनके बैंक पासबुक की छाया प्रति, 3 आवश्यक दस्तावेज है उनको देने पड़ते हैं। अगर किसी गांव में काफ़ी संख्या में लोग हैं जी, वहाँ बनाने चाहते हैं, उसकी सूचना मिल जाने से हम अपने कार्यालय के किसी स्टाफ को वहाँ भेज देते हैं, वो सब लोगों के फॉर्म लेके हमारे यहाँ जमा कर देते हैं। इस तरह से उनका फॉर्म कार्ड प्राप्त हो जाता है। सर जो बिहार के मुख्य हस्तशिल्प वो क्या क्या है? देखिए, बिहार में जो हस्तशिल्प है उसमें सबसे प्राचीनतम हस्तशिल्प और सबसे प्रसिद्ध जो विश्वविख्यात है मिथिला पेंटिंग है। अच्छा। आपने नाम सुना होगा जी सर। उसके बाद सिक्की, जिसका प्रोडक्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है जी। तो सिक्की, पत्थर का सामान, जैसे गया में एक जगह है पत्थरकट्टी, तो वहाँ से पत्थर की मूर्तियाँ बनती हैं। वुड क्राफ्ट का है। मुजफ्फरपुर में सूजनी होता है क्या, सुई धागे से एक आकृति उकेरी जाती है कपड़े के ऊपर, उसको सूजनी बोलते हैं, जो मुजफ्फरपुर से जीआई प्रोडक्ट है। एप्लिक का काम पटना में है, ठीक है। तो ये सब, ये जो 4 क्राफ्ट हमने बताया, ये सारे क्राफ्ट जीआई रजिस्टर्ड है। मतलब ये भौगोलिक संकेतक इनको प्राप्त है जो इनके प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। इसके अलावा आप
मिट्टी का काम भी है बिहार में काफ़ी है, पुआल का काम भी आरा में हो रहा है। भागलपुर में भी वहाँ की एक लोक पेंटिंग है जिसको मंजूषा पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये सब बिहार के प्रमुख हस्तशिल्प हैं। आपको ये भी बताना आवश्यक है कि मिथिला चित्रकला जो है उसमें 6 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री सम्मान से वो सम्मानित हो चुके हैं। अभी वर्तमान में भी पिछले दुलारी देवी जी को मिला है 2 साल पहले। तो मिथिला शिल्प में हस्तकला में काफ़ी लोगों को प्रसिद्धि मिला है और ये काफ़ी विश्वविख्यात है। अभी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, जबकि बल्कि विश्व में भी कई देशों में इनका काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी है और अच्छे खासे लोग इससे अपना रोजगार जीविकोपार्जन कर रहे हैं। सर, जो गांव की महिलाएं जो प्रशिक्षण नहीं ली जी, वो ऐसे कढ़ाई बुनाई कर रही हैं, अपना रोजगार खोलना चाहती है, उसके लिए सर वो क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रशिक्षण नहीं लिए हैं वो प्रशिक्षण ले भी सकती है। प्रशिक्षण नहीं भी लेना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि वो निपुण है, वो ऐसा डिजाइन बना रही हैं जो मार्केट में चलने लायक है, तो ऐसी स्थिति में वो डायरेक्ट हमारे यहाँ से संपर्क करके मेला में भाग ले सकती है। डायरेक्ट मार्केटिंग, जहाँ कस्टमर आएंगे और उनसे परचेज होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऑफिस में एक आवेदन देना है मेला के लिए, और वो भी ऑनलाइन हो गया है, वो आने की ज़रूरत भी नहीं है। वो ऑनलाइन पोर्टल पे जो है जाके मेला के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती है और उनको मेला में भेजा जाएगा। सर, अगर कोई निजी कलाकार है जो अभी किसी संस्था से नहीं जुड़ा है पर उसकी कुछ ऐसी प्रस्तुति है जो वो पेश करना चाहता है या दिखाना चाहता है, तो वो आपके या सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहायता मिलती है? देखिए, जो भी है, एक इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कौन आ सकता है, हर कोई आ सकता है। जो भी इस तरह की गतिविधि में, इस तरह के उत्पाद बनाने में है, उन सबके लिए कार्यालय है। वो हमसे जुड़ा हो नहीं हो उसकी मत नहीं है, लेकिन वो जुड़ेंगे तो हम उनको एक पहचान कार्ड भी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं जुड़े हैं तो उनको कोई लाभ नहीं देंगे। लाभ सबके लिए है। यही है कि जुड़ेंगे तो उनको एक पहचान कार्ड देंगे, फिर जो योजनाएं सरकार की चल रही है उसके भी वो लाभार्थी बन पाएंगे। सर, कोई अन्य ऐसी योजना सरकार की तरफ से जिसका लाभ उठा सकते हैं हस्तशिल्प के कलाकार? देखिए, जितना हमने बताया उसके बाद एक महत्वपूर्ण योजना है जो उनका उम्र जब 60 साल का हो जाएगा और ऐसे जो काफ़ी स्टेट लेवल के काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड कलाकार हो, जिनको राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो या नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, अगर उनकी उम्र 60 साल की हो जाती है तो उस समय से लेके जीवन भर 5,000 रुपये प्रति महीना उनको पेंशन देने का प्रावधान है। जो आज के डेट में बिहार में लगभग 37 लोगों को ये पेंशन मिल रहा है पूरे बिहार में, जिनका उम्र 60 साल से ऊपर हो और राज्य पुरस्कार या नेशनल अवार्ड शिल्प गुरु से सम्मानित हो। तो वैसे कलाकारों को 5,000 रुपया पेंशन देने का प्रावधान है। सर, आपने ये गौतम बुद्ध की मूर्ति पकड़ी है, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। ये भी कुछ कलाकारी है? जी, ये भी हस्तशिल्प में आता है। इसमें किसी मशीन का प्रयोग नहीं किया गया है इसको बनाने में। ये गया में एक गांव है पत्थरकटी। अच्छा। वहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है और बहुत प्राचीन समय से वहाँ के लोग उस पहाड़ के पत्थर को काट के मूर्तियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी वहीं का बना हुआ है, पत्थरकटी गाँव का। ये पलेवा बोलते हैं वहाँ के लोकल भाषा में इस पत्थर को, जो सॉफ्ट है। मतलब ये स्टोन जो है सॉफ्ट है। स्टोन में एक हुआ हार्ड स्टोन जिसमें आपका संगमरमर आता है और एक होता है सॉफ्ट स्टोन। तो इस दोनों की मूर्तियों के साथ साथ बहुत सारा यूटिलिटी प्रोडक्ट जिसमें दवा जड़ी बूटी को हम मिलाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उत्पाद जो है वहाँ मिलता है। आपको पता होगा बोध गया जो है महात्मा बुद्ध की भूमि है, इसलिए विदेश से भी काफ़ी लोग वहाँ आते हैं और वो जब यहाँ से जाते हैं तो गिफ्ट के रूप में, सोवेनियर के रूप में जो है महात्मा बुद्ध की मूर्ति की प्राथमिकता पर खरीदारी करते हैं। इसलिए वहाँ के जो है शिल्पी है और उस जगह के जो क्षेत्र है जो टूरिज्म से जुड़ा हुआ है हमारा, इसके चलते वहाँ के लोग बनाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों का, सरकार का यह प्रयास रहता है कि जहाँ भी टूरिस्ट पैलेस है वहाँ के जो हस्तशिल्प है वहाँ का स्टॉल वहाँ लगे, ताकि बाहर से आने वाले जो सैलानी हैं वो हमारे स्थानीय कला को पहचाने और खरीद कर ले जाए, तो उसको बढ़ावा मिले। इसके लिए भी हम लोग इसको कई जगह पे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ गया में ही मिलता है कि बिहार में और कहीं जगह मिलता है मूर्ति? नहीं, मूर्ति का काम तो बेसिकली गया में ही हो रहा है, लेकिन पत्थर का काम आपको कैमूर जिले में भी हो रहा है। कैमूर जिले में भी स्टोन कार्विंग का काम कैमूर में हो रहा है, गया में हो रहा है। ये 2 प्रमुख जिला है। मैं अगर जिला की बात करूँ, जिला के आधार पे, तो हर जिला का कुछ न कुछ अपना विशेषता है। जैसे मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो वहाँ कारपेट्स और दरी का काम होता है। बिहार औरंगाबाद। मंजूषा जैसे भागलपुर में हमने बताया, मंजूषा भागलपुर में हो गया।
हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह था, आज के डेट में थोड़ा कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर सुजनी के लिए आपका काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, दरभंगा, मधुबनी, ये सब मिथिला पेंटिंग के लिए, सिक्की के काम के लिए, लाह चूड़ी के लिए, फिर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी टेराकोटा के लिए, तो ये सब जगह काफ़ी प्रोमिनेंट है और वहाँ के जो कलाकार हैं उनकी जीविका का मुख्य स्रोत इन हस्तशिल्प उत्पादों का है। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए हम लोग औजार का भी वितरण लोगों को कर रहे हैं। जैसे एम्ब्रॉयडरी कर रही है जो महिला, तो एम्ब्रॉयडरी में जो छोटे मोटे औजार हैं उसकी भी हम लोग वितरण करते हैं। साथ में सिलाई मशीन भी महिलाओं को दिया जाता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट को फिनिश करें। जैसे हर जगह तो आदमी आज के ज़माने में क्या है कि सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड पूरा सेट जैसे आप ही खरीदने जाती हैं, तो जो कपड़ा है मार्केट में हमको 40 नंबर फिट हो रहा है, तो उनको सिला कपड़ा चाहिए। तो इसके लिए हम लोग मशीन, सिलाई मशीन भी देने का काम कर रहे हैं। इवन कि बिहार में लगभग 200 शिल्पकारों जो मिट्टी का काम करते हैं उनको हम लोगों ने सरकार की तरफ से बिजली से चलने वाली चाक भी दिया गया है ताकि उनका उत्पादन काफ़ी तेज़ी से हो और उनको अपने शक्ति का प्रयोग कम करना पड़े, मतलब आसानी से जो है उस काम को कर पाए। जैसे चाक नचाने में काफ़ी उनको ताकत लगाना पड़ता है, तो अगर बिजली से चलने वाला चाक है तो एक तो हुआ कि एक रूप से चल रहा है, स्पीड न कम हुआ न ज़्यादा हुआ, तो उस पर प्रोडक्ट में फिनिशिंग ज़्यादा आती है और उनको मस्क्यूलर पावर अपना शरीर का ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट अच्छे बनते हैं, सुंदर बनते हैं और आदमी आराम से बहुत ही अच्छे ढंग से सामान का निर्माण में करते हैं। तो इस हिसाब से जो टूल आवश्यक है, जैसे आप बांस में ही देख रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं काफ़ी पतला चिराई किया गया है जी। तो ये तो हाथ से किया गया है, लेकिन इस तरह के चिरा करके निकालने के लिए भी मशीन आती है, तो हम लोग उसमें भी मशीन देने के लिए प्रयास में हैं कि बांस का जहाँ भी क्लस्टर है, अच्छे संख्या में लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ मशीन दे ताकि उनको थोड़ा सुविधा हो। और प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर हाथ से चिर रहे हैं तो अच्छा तो बन ही रहा है, साथ साथ कुछ प्रोडक्ट वेस्टेज भी जा रहा है, तो मशीन आने से क्या होगा कि फिनिशिंग भी बढ़ जाएगी, वेस्टेज भी घट जाएगा, तो लोगों में क्या होगा, थोड़ा उनका इनकम बढ़ेगा। तो इसलिए जहाँ तक थोड़ा बहुत मशीन का यूज है उसको भी हम लोग इसमें अलाउ करते हैं और टूल किट का वितरण भी करते हैं। सर, राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प के लिए कोई ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसके बारे में जान सकें हम लोग? देखिए, राज्य सरकार के स्तर पर भी काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें उपेंद्र महारथी संस्थान जो है, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, जो कि उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है और पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में उसका कार्यालय है, तो हस्तशिल्प का जितना भी काम है उसके संवर्धन का काम उन्हीं के जिम्मे है। और बिहार सरकार ने हस्तशिल्प के बिक्री के लिए लगभग काफ़ी सबसे अच्छा काम किया है। और आपके जानकारी में होगा कि पटना में जो खादी मॉल बना है, तो खादी मॉल में हस्तशिल्प का सामान रखा हुआ है और डायरेक्ट गांव में बनाने वाला कोई आदमी अपना सामान वहां रख सकता है और उसके बिक्री के बाद उसके पैसे मिल रहे हैं। तो ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो कलाकारों को उपलब्ध कराया गया है, इसमें बिहार काफ़ी अग्रणी है। साथ ही साथ एक हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हाट भी खोला गया है बिहार सरकार के द्वारा, वहाँ भी लोग जो हाथ से बनाते हैं सामान वहाँ रख सकते हैं, उनका बिक्री किया जा रहा है। आज के डेट में फंक्शनल है और काफ़ी बाहर से लोग आके वहाँ से खरीद के ले भी जा रहे हैं बिहार का हस्तशिल्प। साथ ही साथ दिल्ली में भी एक एम्पोरियम बिहार सरकार ने बना रखा है, जहाँ बिहार के कलाकारों का सामान दिल्ली जाता है और दिल्ली के लोग या बिहार से बाहर के लोग जो दिल्ली से खरीदारी करते हैं बिहार के सामान, उनको भी उचित दर पे मिल रहा है। तो कलाकारों को मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए जो है बिहार सरकार का यह बहुत ही नवीनतम और सराहनीय कदम है, जिसके माध्यम से साथ ही साथ संस्थान में सालों भर प्रशिक्षण चलता रहता है। हॉस्टल फैसिलिटी है, जो कोई गांव घर के भी कलाकार हैं या इच्छुक नए युवा युवतियाँ हैं जो सोचते हैं कि पटना में रह के सीखें, तो उनको वहाँ रखा जाएगा, हॉस्टल में रहेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इससे कोई फी उनसे नहीं लिया जाता है। तो ये भी काफ़ी सराहनीय काम है, जो कई स्टेटों में ऐसा सुविधा नहीं है। तो बिहार हस्तशिल्प के प्रशिक्षण, उनके मार्केटिंग, उनके विपणन के लिए काफ़ी अच्छा सराहनीय काम कर रहा है। सर, बिहार के किस किस जिले में आपका ऑफिस है? देखिए, बिहार में जो भारत सरकार के ऑफिस की बात करें, 2 ऑफिस है हमारा। एक मधुबनी में है जो उत्तर बिहार के 17 जिलों में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास का कार्य देखती है। साथ ही साथ मध्य और दक्षिण बिहार में पटना में कार्यालय है, जो गंगा इस पार के लगभग 21 जिलों में हस्तशिल्प संवर्धन का काम देखती है, जहाँ पे मेरा पदस्थापना है पटना में।
तो 2 ऑफिस से लगभग बिहार के 17 जिले और 21 जिले, कुल 38 जिलों में हम लोग हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास का काम देखते हैं। सर, तो ऐसा अगर कोई ग्राम पंचायत है जो हस्तशिल्प में बहुत रुचि रखता है और इससे जुड़ना चाहता है, तो वो किस तरह से आप लोग को संपर्क कर सकता है या फिर आप उनके पास जाते हैं? नहीं, हमको बस हम भी अपने स्तर से सर्वे करते रहते हैं जी। जहाँ हमको पता चलता है कि यह नया क्षेत्र है, वहाँ जाके लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। तो हम लोग गांव-गांव में जाके चौपाल भी करते रहते हैं, जिससे ताकि लोग जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनको पता चले कि सरकार की क्या योजनाएं हैं जो उनसे संबंधित है या उनके लिए है। इसके अलावा अगर किसी आपके माध्यम से या कहीं से पता चला कि नहीं यहाँ पे लोग हैं, इस चीज़ से जुड़े हैं, यहाँ काम करना चाहते हैं, तो वहाँ भी जाकर हम लोगों को कवर करते हैं ताकि कोई सूचना के बिना और जानकारी के अभाव में हमारे योजनाओं से वंचित न रह सके। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम चौपाल के माध्यम से सेमिनार, वर्कशॉप भी कई जगहों पे करते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जो हमारा स्कीम होता है उसका भी उसमें हम लोग विज्ञापन निकलवाते हैं, कोई भी स्कीम का, ताकि कोई लोग अगर बाहर भी है तो उनको समाचार माध्यम से भी पता चल सके कि सरकार की यह विभाग है जिसकी ये योजनाएं हैं। जी सर, अगर हस्तशिल्प में कोई दिग्गज कलाकार है तो सरकार वैसे कलाकारों को प्रेरित करने के लिए क्या करती है, हमें ये बताइए। देखिए, दिग्गज कलाकार के लिए, सामान्य कलाकार के लिए, सबके लिए भी हम लोग सरकार की तरफ से शिल्प गुरु अवार्ड का नाम सुना होगा, अभी भी बिहार से कई लोगों को मिला है। अच्छा। शिल्प गुरु अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है हस्तशिल्प के क्षेत्र में, जो कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो शिल्प गुरु अवार्ड, उसके बाद नेशनल अवार्ड भी हस्तशिल्प के, नेशनल मेरिट अवार्ड, ये सारे अवार्ड हस्तशिल्प के क्षेत्र में लोगों को दिए जाते हैं। उसी तर्ज पे राज्य सरकार द्वारा भी राज्य पुरस्कार, राज्य मेगा पुरस्कार, ये भी प्रतिवर्ष 25-25 शिल्पियों को दिया जाता है। सर, आप आए और हस्तशिल्प के बारे में हमको और मेरी दीदी को इतनी जानकारी दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? जो भी लोग आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में हस्तशिल्प का काम करते हैं, वो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ें और इसको रोजगार के रूप में ले। हमारा कार्यालय, हमारा विभाग आपकी सहायता के लिए है। हमारे कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं, जो एक मधुबनी में और एक पटना में है। साथ ही साथ जो हमारा मार्केटिंग इवेंट लगता है, जैसे किसी को हो कि ऑफिस का कार्यालय नहीं पता है उनको, तो ऐसी स्थिति में अगर गांधी मैदान में मेला लग रहा है, मधुबनी में मेला लग रहा है, मुजफ्फरपुर में मेला, वहाँ भी हमारा एक ऑफिस रहता है जो आपको स्कीम की जानकारी, आपका ID कार्ड कैसे बने, इन सब के लिए एक ऑफिस रहता है। तो वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं और योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। सर, आप आए हमारे कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आपके मन में किसी भी तरह का सुझाव या प्रश्न है तो आप हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना 8,01,। साथ ही हमारा email ID है directorddkpatna@gmail.com।